नमस्कार, मैं हूं स्वतंत्र जैन। पत्रकार टीवी के कैपिटल टॉक शो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के बजट की। राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है और यूनियन बजट आ चुका है। यूनियन बजट आने के बाद से बाजार में काफी कुछ एक माहौल बदलता सा दिख रहा है, स्पेशली शेयर बाजार में। लेकिन अब बारी है प्रदेश सरकार के बजट की। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार का बजट बाजार की रौनक को, बाजार की रंगत को किस तरह से बदलता है। क्या कोविड-19 के बाद जो पहला बजट आ रहा है, जिन मुश्किल हालत में बजट आ रहा है, उससे कारोबारियों की उम्मीद बहुत अधिक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी मीटिंग भी कर रहे हैं। आज भी मीटिंग हुई है। आज यानी 5 फरवरी को एक मीटिंग हुई है और उसमें भी उन्होंने काफी लोग वहां बुलाए थे, कारोबारी बुलाए थे और उसके बाद उनकी उनकी बातें भी सुनी है। हम इस सब पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपका परिचय कराता हूँ। हमारे जो इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग हैं, आज आज हम बात करेंगे स्पेशली एमनेस्टी जो सरकार को, कारोबारियों को चाहिए सरकार से। टैक्स के जो डिमांड है उसके ऊपर काफी लंबे से लंबित हैं और एमनेस्टी की मांग भी लंबे समय से लंबित चली आ रही है। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ। हमारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरुण अग्रवाल जी, जो कि फोर्टी के कार्यकारी प्रेसिडेंट हैं। हमारे साथ हैं जगदीश सोमानी जी। जगदीश सोमानी जी बिस्कुमा इंडस्ट्रियल एरिया के पूर्व अध्यक्ष हैं और फोर्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और भी उनका पहचान इतनी अधिक है कि उनकी इंडस्ट्रीज को मैं गिना नहीं पाऊंगा कितनी इंडस्ट्रीज में वो है। मुख्य रूप से उनकी फर्टिलाइजर और रियल एस्टेट के दो कारोबार से जुड़े हुए हैं। अरुण जी का लॉजिस्टिक और वेयर हाउस का कारोबार है। हमारे साथ हैं जयपुर के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट और वरिष्ठ कर सलाहकार यशस्वी शर्मा जी, जो कि आज भी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में गए हुए थे। इनफैक्ट आप सभी लोग गए हुए थे मुख्यमंत्री की मीटिंग में। तो सबसे पहले तो सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग समय निकालकर हमारे साथ आए। संक्षेप में थोड़ा सा मुझे बताएं अरुण जी की यूनियन बजट से शेयर बाजार में तो काफी कुछ आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा बजट आया है। कई लोग 10 में से 10 नंबर भी दे रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनियन बजट कैसा रहा तो कितने नंबर दे रहे हैं आप? देखिए, मैं तो 10 में 5 नंबर दूंगा। कारण जी। उसका ये है कि पिछला वर्ष जो है व्यापार उद्योग के लिए कोरोना में काफी विषम परिस्थितियों से हम उभर के आए हैं और अभी भी पूरे उभरे नहीं है। आज भी हमारा व्यापार उद्योग जो है 50-60% के ऊपर ही है। और ऐसे में हमको बहुत आशा थी सेंट्रल बजट से, यूनियन बजट से। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें हमको एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत आशा थी। लेकिन एमएसएमई सेक्टर में सेंट्रल बजट में मात्र 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हमको आशा थी कि ऐसा नया कुछ रिसर्च मतलब लाएंगे, कुछ ऐसी टेक्निक लाएंगे, कुछ जो आज ये बात करते हैं मेड इन इंडिया और स्टार्टअप और सब बात करते हैं कि, और आज जो परिस्थितियां चल रही है पूरे वर्ल्ड की, हमारे एक तरफ विश्व में कई कंट्रियों से, जैसे चाइना का ही में अभी लेटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ऐसा कुछ बजट में नहीं क्लियर किया। हो सकता है आगे कुछ क्लियरिफिकेशन आए और कुछ आए। और दूसरी हमको आशा थी कि इसमें कम से कम इस कोविड पीरियड में 80G और 80D में छूट का प्रावधान, जो काफी 2014 में मेरे ख्याल से लास्ट बढ़ा था, उसके बाद आज भी वही 1.5 लाख और 25,000 पे अटका हुआ है। आज इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस अपने कराते हैं तो जनरल आदमी भी आज जो भी है 40,000, 45,000, 50,000 का मेडिक्लेम इंश्योरेंस होता है और 25,000 रुपया वो क्लेम मिलता है, बाकी ऐसे ही चला जाता है। तो ऐसे में हमको तीसरी, हमको इनकम टैक्स लिमिट बढ़ने की आशा थी। क्या 2.5 लाख से 3 लाख निश्चित रूप से होगा। 5 लाख की हम मांग करते आ रहे थे, लेकिन हमको मालूम था कि 5 लाख नहीं होगा, लेकिन 3 लाख। लेकिन ऐसी कोई भी ऐसा कोई काम, ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ कि एमएसएमई का बिजनेस, क्योंकि आज एमएसएमई के सेक्टर से ही इंडिया की जीडीपी का 50% मोटा मोटी एक्सेस होता है। बिल्कुल। और ऐसे हमारे साथ यशस्वी शर्मा जी भी हैं। यशस्वी जी, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने बजट से पहले कहा था कि इस बजट को भी जो पहले साल में तीन चार मिनी बजट आए हैं उनकी श्रृंखला में एक देखा जाए तो। और पिछले 3 मिनी बजट की बात करें तो उसमें लंबे चौड़े मॉनिटरिंग थे, उसमें लंबे चौड़े सरकार के कारोबारियों के लिए ऋण की स्कीम थी। कई जो है ना एमएसएमई के लिए बहुत मेरे ख्याल से 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ का एमएसएमई के लिए पैकेज था। तो क्या वो काफी नहीं हुआ कि जो ना, जो अरुण जी की शिकायत है कि अरुण जी तो उसमें से 5 नंबर देने को तैयार नहीं है। आपका क्या परसेप्शन है यूनियन बजट के बारे में? देखिए स्वतंत्र जी, अगर आप किसी भी बजट को अगर आप नंबर देने की बात करते हैं, तो अगर आप उसको 10 में से 10 नंबर अगर नहीं देते
तो वो सरकार के लिए उसका जो नंबर है वो गेम जीरो पे ही हो जाता है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि हमको कोई भी बजट हम दें उसका नंबर हमको 10 में से 10 ही मिले। रही बात इस बजट को इवेल्युएट करने की, तो मुझे लगता है कि कोविड काल के बाद में और सभी लोगों को इंक्लूडिंग जो अरुण जी बता रहे हैं एमएसएमई, ये एक बहुत बड़ी आशा थी कि इसके अंदर कुछ स्पेशल कोई एक अलग से पैकेज एमएसएमई के लिए आएगा। जैसे आज आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में मैं भी वहाँ मौजूद था, तो होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बड़ी उम्मीद से देख रही थी कि हमको कुछ केंद्र सरकार से राहत मिलेगी, क्योंकि टूरिज्म बैडली इफेक्टेड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इस व्यवसाय के अंदर लाखों लोग कार्यरत हैं। उनको अगर रिवाइवल का कोई प्लान अगर लेके आते तो बेटर होता। दूसरी चीज, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल सही उन्होंने इंगित किया। सुशील जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो पैकेज आए थे, मॉनिटरिंग के पैकेज आए थे, जो वित्त मंत्री सीतारमण ने जो कोविड के दौरान जो पैकेज दिए एमएसएमई को, क्या वो आपको लगता है कि काफी नहीं थे क्या वो? देखिए, एक प्रोफेशनल की अगर आप प्रोफेशनली इवेल्युएशन की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जो जिस स्टिमुलेशन पैकेज की आप बात कर रहे हैं 20 लाख करोड़ की, उसके अंदर ये खुद सरकार का स्टेटमेंट है कि उसके अंदर जो इनकम टैक्स के रिफंड्स हुए हैं वो अमाउंट भी उसके अंदर इंक्लूडेड था। तो ये कहना है कि 20 लाख करोड़ रुपए और जीडीपी का इतना परसेंट हमने ऑलरेडी दे दिया है, मुझे अक्षर से वो बात सही नहीं लगती है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि सरकार ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया है, उन्होंने इस बारे में ध्यान दिया है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आफ्टर बजट प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एड्रेस था उसमें उन्होंने कहा भी था कि एक बजट बड़ा प्रोग्रेसिव उसके लिए है, ठीक है। बट जो एक सिम्टोमेटिक रिलीफ देने की बात थी इस महामारी के बाद में, मुझे लगता है कि कुछ हद तक वो उसमें सफल नहीं हो पाए। चाहे वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए आप एटी जी की बात करें या एटी सी की बात करें, तो उसके अंदर भी कोई छूटें बढ़ाई नहीं। इनकम टैक्स के स्लैब की इस बार उम्मीद थी कि वो बढ़ेगी, तो वो भी नहीं क्योंकि बढ़ाई गई। हमारे साथ जगदीश जी भी हैं। जगदीश जी, अगर आप शेयर बाजार का ट्रेंड देखें, शेयर बाजार में जो पिछले बजट के बाद से जो रैली आई है, उसमें एफआईआई जो विदेशी निवेशक हैं उनकी बड़ी भूमिका रही है। लगभग 13,000 करोड़ का फिर बजट के बाद 13,000 करोड़ आ चुके हैं शेयर बाजार में। तो आपको क्या लग रहा है कि शेयर बाजार जो विदेशी निवेशकों को, मतलब भारतीय बाजार जो विदेशी निवेशकों को इतना अच्छा लग रहा है बजट के बाद, तो आप लोग क्यों खुश नहीं है? आप लोगों को जो ना, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, और वित्त मंत्री ने बजट के पहले ही आपको एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया था। उसके बाद कई राहत की श्रृंखलाएं और भी रही हैं। तो आपको कहाँ असंतुष्टि लग रही है? आप 5 नंबर देने को, आप लोग 5 नंबर देने जैसी बातें कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है स्वतंत्र जी, अभी मेरे पूर्व के वक्ता ने भी आपको ये सब बताया। मेरा ये कहना है कि जो बजट है, ये शेयर बाजार की तेजी तो प्री प्लान्ड है, और जिस तरह से एफबीआई का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो था वो उन्होंने खोला है, वो तो पहले भी उन्होंने खोल दिया था। जब आप देखेंगे कि जिस समय पे इन्होंने पैकेज कोविड के घोषित किए, उसी दिन इमीडिएट अगले दिन एफडीआई का इतना सारा पैसा रिलायंस के लिए आ गया, जियो के लिए आ गया। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि प्रायोजित था? क्या एफडीआई से जो फंड आना था वो आपको नहीं लगता, जिस तरह से ये शेयर बाजार बढ़ा है, अचानक से वो शेयर बाजार इस तरह से बढ़ा है, तो इसका तो ये प्री प्लान तरह से विद फुल प्लानिंग के साथ में काम हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि शेयर बाजार आज एक तरफा तेज हो रहा है। आप इसको जो करिए, आपको लगता है कि आप मोदी सरकार अगर विदेश के लोगों को अगर प्लान कर सकती है, तो देश के लोगों को क्यों नहीं प्लान कर पा रही है? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आज आप देखिए, आप इंश्योरेंस सेक्टर में शेयर भागीदारी 72% पे ले आए एफडीआई के अंदर, बाहर की कंपनियों को इंडिया में आ रही है। उसके अलावा जो भी जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो सब पहले से पाइपलाइन में थे। बजट में एक औपचारिक घोषणा करनी थी गवर्नमेंट को कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए तो बाहर जो पैसा पार्क किया हुआ है सो कॉल्ड जिन भी लोगों का है, वो यहाँ पे सिस्टम पे आए और काम करे। तो आप देखेंगे शेयर बाजार में, आप अगर मैं 50 आप स्क्रिप्ट देख लीजिए जो चल रही है, उसके अलावा बाकी स्क्रिप्ट में आप देखेंगे तो व्यापार नहीं हो रहा है। वो 50 स्क्रिप्ट है वो शेयर बाजार को बढ़ाए जा रही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं कृत्रिम तरह से ये चीजें चल रही है? दूसरी बात मेरा ये कहना है, लेकिन बजट
वो एमएसएमई की जो 3 लाख करोड़ दिए थे बजट के पहले, जो वित्त मंत्री सीतारमण ने कोविड के दौरान दिए थे, आपको क्या वो काफी नहीं था क्या वो पैकेज? सर 3 लाख करोड़ धरातल पे कहाँ था? एग्जिस्टिंग यूनिट्स को कुछ नहीं मिला। मोरिटोरियम का इंडस्ट्री को जो ब्याज जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रखा था वो उन्होंने फ्री नहीं किया। कोई स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे को जो कोविड के अंदर जो हमारा मिनिमम चार्ज था बिजली का वो माफ नहीं किया। किसी तरह की हमारी ईएमआई में रिलीफ नहीं, आप जमा मत कराओ, लेकिन वो आपको ब्याज सहित जुड़ के प्रिंसिपल में आपको 180 महीने की जगह अब आप 200 महीने तक चुकाओगे, 190 महीने तक चुकाओगे। हमारे ब्याज के पैसे कोई उन्होंने आगे बढ़ा दिया। आप मुझे बताइए धरातल पे एग्जिस्टिंग यूनिटों को तो आप बेनिफिट दे नहीं रहे 3 लाख करोड़ में। जो नई स्टार्टअप आ रही है उनको बेनिफिट दे रहे हो, जो नई इंडस्ट्री आ रही है उनको बेनिफिट दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो एमएसएमई को पैकेज दिया था 3 लाख करोड़, उसमें आपकी जो वर्किंग कैपिटल थी उसका 10% तो आपको लोन ले सकते थे आप। सर यही मैं कह रहा हूं कि पहले के जमाने में यही होता था कि जो साहूकार होता था वो आता था और उसकी जमीन गिरवी के अकाउंट में उसको कहता था चल तेरे 1,000 हो गए, ब्याज सहित 1,100 और ये 250 और ले जा, 1,350 हो गए तेरी जमीन पे कर्जा। तो अगर हमारे को कर्जा लेना है तो फिर 3 लाख करोड़ का पैकेज क्या हुआ? वो 3 लाख करोड़ हमारे हाथ में कैसे आया? आपने तो हमारा कर्जा बढ़ा दिया, हमारे को ब्याज माफ नहीं किया, तो फिर 3 लाख करोड़ हुआ नहीं। ये तो वो वाली बात हो गई कि साहब गोदी का तो भूखा रह जाए और जो पेट में है वो उसको आप आने वाले को स्टार्टअप दे रहे हो, ये स्कीम दे रहे हो, कोलेक्ट्रॉल फ्री दे रहे हो। अरे भाई जो इंडस्ट्री आपको आज कमा के दे रही है 1,20,000 करोड़ लास्ट मंथ का जीएसटी कलेक्शन, रिकॉर्ड कलेक्शन, जब से जीएसटी लगी है 3 साल का सबसे बड़ा कलेक्शन सरकार को मिला। वो क्या उद्योग ने नहीं दिया? वो क्या सर्विस इंडस्ट्री ने नहीं दिया? तो मेरा ये कहना है कि जब उद्योग इतना पैसा दे रहा है तो फिर आप सिर्फ 5 स्टेट में, कैलकाटा में इतने 1,000 करोड़ देने, तमिलनाडु में इतने 1,000 करोड़ देने, तो 5 साल में जब चुनाव आने वहीं डेवलपमेंट चाहिए, बाकी और जगह पे डेवलपमेंट नहीं चाहिए। मेरा ये कहना है बजट अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन एमएसएमई को अट्रैक्ट नहीं करता है। एमएसएमई की जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको जो बेनिफिट चाहिए, जो जिस प्रकार से एमएसएमई इंडस्ट्री आज देख रही है कि उनको कम ब्याज दर पे कलेक्टर फ्री लोन चाहिए, या जो एग्जिस्टिंग आज क्या किया है, जब से हमारे ये सिस्टम बना है, पहले ये था कि हमारी अगर कीमत हमारी प्रॉपर्टी की 1 लाख थी तो हमको 1.5 लाख तक का लोन मिलता था। आज की तारीख में ये स्थिति है कि 1 लाख की प्रॉपर्टी है तो 60,000 का लोन मिलता है। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग कोलेक्ट्रॉल के बिना तो आप लोन नहीं दे रहे। अगर सीजीटीएस एसएमई एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट ऑफ फॉर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उसके अंदर एक सिस्टम है कि 1 करोड़ रुपए तक का लोन आपको विदाउट गारंटी मिलेगा। आप धरातल पे जाओ आपको कोई लोन ही नहीं देगा 1 करोड़ रुपए का विदाउट कोलेक्ट्रल गारंटी, वो कहेंगे गारंटी से दो। रियल एस्टेट के सेक्टर के लिए आज ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, कोई भी बैंक सिस्टम जो है वो रियल एस्टेट को लोन नहीं देता। तो रियल एस्टेट में भी तो एमएसएमई जुड़ी हुई है। आज एमएसएम रियल एस्टेट भी एक इंडस्ट्री है, उससे सर्विस इंडस्ट्री को व्यापार। यशस्वी जी, आप कर सलाहकार, आपको लगता है कि जो है ना जिस तरह की हमारे सोमानी जी कह रहे हैं कि कोई रिलीफ मिला नहीं अभी तक, जो रिलीफ था वो बेसिकली कर्ज बढ़ाने की ज्यादा एक उसमें संभावना थी? ये कुछ हद तक मैं सोमानी जी से एग्री भी करता हूँ, क्योंकि जब स्टिमुलस पैकेज की घोषणा हुई थी और उसको एक बड़ा रूप देके किया गया था कि भाई 3 लाख करोड़ रुपए ऐसे हैं, 4 लाख करोड़ रुपए ऐसे, ऐसे करके 20 लाख करोड़ रुपए तक उसको लेके गए थे। तो उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि आपकी जो ब्याज है वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन इंक्लूड करने के बाद वो मॉनेटोरियम पीरियड में जा रहा है कि आपको ये ब्याज इतना टाइम के लिए नहीं देना, इसके बाद वो वापस आपको पेमेंट तो उसका करना है। तो वहां पे जो रिलीफ वाला मैटर था वो रिलीफ पहुंच नहीं पाया, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि 10% जो आपका एग्जिस्टिंग लोन है उसका आपको फर्दर लोन मिल जाएगा, तो उसमें वो भी कोलेटरल फ्री। तो उसके अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ स्वतंत्र जी, ये जैसे हम लोग भी बैंकों के ऑडिट्स करते हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट है कि आपको कोई जैसे 1 करोड़ रुपए का ये लोन बताते हैं सीजीटीएमएसई में, तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि चीज़ों को धरातल पे उसी हिसाब से लाया जाए, उनका इम्प्लीमेंटेशन उसी हिसाब से किया जाए जैसे उनका कंसेप्शन था। ये चीज़ें मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि चीज़ों पॉलिसी को फ्रेम करना
पॉलिसी को बनाना, मैं ये नहीं कह रहा आसान है, वो एक अलग इशू है, लेकिन उस पॉलिसी को अक्षर से इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा एक टास्क है सरकार के पास। ये चीजें पिछले हम देखते भी आ रहे हैं कई सालों से, जैसे जीएसटी का जो हश्र हुआ, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन स्टेज क्या रही और उसका कंसेप्शलाइज कैसे किया गया था। ये सेम चीज जब आप एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं, तो आज कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड इंडस्ट्री है वो यही एमएसएमई सेक्टर है, जिसको कई इंडस्ट्रीज बंद हो गई। आप ये देखिए जयपुर के अंदर कई इंडस्ट्रीज जो छोटी थी या मध्यम की थी, उनमें प्रोडक्शन या तो आधा हो गया, आदमियों की छटनी हो गई। तो उन सब बिल्कुल स्थितियों बिल्कुल हमारे साथ अरुण जी भी हैं। अरुण जी आपसे आपसे अगर पूछा जाए कि आपको, आपने कहा कि 5 नंबर आप दे रहे हैं बजट को, तो आपको ऐसा क्या उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई, एक उम्मीद बताएं। और आपको प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद है कि जो आप कहेंगे कि हाँ हमारी उम्मीद अब सरकार ने सुनी है। देखिए, किसी भी एमएसएमई इंडस्ट्री को चलाने के लिए 2 फैक्टर काम में आते हैं, एक फाइनेंस और एक फ्यूल। जैसा अभी सोमानी जी भी बता रहे थे, फाइनेंस का मैटर 20 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ और फिर 17,000 करोड़ और फिर 90,000 करोड़ का एक और हमको पढ़ने में आया, सुनने में आया कि 90,000 करोड़ इंसेंटिव के रूप में आ रहा है एमएसएमई के लिए। मेरे को तो नहीं लगता राजस्थान की कोई भी इंडस्ट्री को उस 90,000 करोड़ में से 1 रुपया भी मिला हो, 9 रुपया भी मिला हो। तो फाइनेंस जब तक आज रिवर्स रेपो रेट पर फाइनेंस नहीं अवेलेबल होगा, आज हम बैंक में ब्याज आते हैं, आज बैंक 3% पे आ गया सेविंग में, एफडी में आज 5%, 6% ब्याज पे आ गया, और इनको जब लोन लेने जाते हैं हम, तो कोई भी बैंक 8% से नीचे ब्याज, 9% से नीचे ब्याज नहीं देता है। जब तक रिवर्स रेपो रेट पे जो ब्याज दर आएगी और जो जैसे जितना ये देते हैं उतना हमको दें, तभी ये इंटरनेशनल मार्केट में हम कम्पिटिट कर पाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में आप कहीं भी वर्ल्ड में चले, 2%, 3% ज्यादा ब्याज दर कहीं नहीं है। ऐसे में यहाँ का इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव करेगा? तो एक तो ये फाइनेंस का मैटर हुआ। दूसरा फ्यूल का, फ्यूल में आप देख रहे हैं आज डीजल पेट्रोल की आज 100 का आंकड़ा छू गया। तो हमारा ये बहुत बड़ा फैक्टर है फैक्ट्री चलाने के लिए। डीजल मैं पेट्रोल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी एक उम्मीद क्या थी बजट से, सबसे बड़ी उम्मीद क्या थी जो पूरी नहीं हुई, और आपको बजट अब राजस्थान सरकार से क्या उम्मीद होगी? देखिए, सेंटर से तो हमारी उम्मीद थी कि आज ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करते, आज फाइनेंस को इजी करते, आज एमएसएमई वाले भले ही कितना ये डिक्लेयर कर दे कि ये बिना कोलेटरल के हम लोन दे देंगे। आज कोई भी बैंक चाहे छोटा से छोटा अमाउंट हो, कोई भी बिना कोलेटरल के कोई इंटरेस्ट या लोन देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में कुछ स्पेशल स्कीम की, हम कुछ स्पेशल इंसेंटिव की आशा कर रहे थे, वो हमारी पूरी भी नहीं। हाँ, ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, ये सब मायने में निश्चित रूप से काफी अच्छा है। काफी इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी काम किया, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी पूरे अपने देश की है या हिंदुस्तान की, इंडिया की बोल सकता हूँ, एमएसएमई, उसके लिए इन्होंने उसको बचाने के लिए जो इनका अब नारा है आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत में आपको पूरा, आज को एक दिन में आत्मनिर्भर भारत नहीं बन जाएगा। आज एक दिन में कोई सारा इंपोर्ट बंद करके आज अपने को बिल्कुल हमारे साथ जगदीश जी आपने जीएसटी कलेक्शन की बात की, तो जीएसटी कलेक्शन तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पे है। इसका मतलब है कि आप इंडस्ट्री, आप लोग अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो फिर आप रिलीफ क्यों मांग रहे हैं? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि आज 1,20,000 करोड़ क्यों आया, क्योंकि लोहा 35 रुपए से 70 रुपए पहुंच गया, प्लास्टिक 90 रुपए से 130 रुपए पहुंच गई, पेट्रोल डीजल आज 60 रुपए से 100 रुपए को टच कर रहा है। तो इसमें सर अगर कोई डेटा बढ़ रहा है, ऑयल की प्राइस, आज मैं साबुन इंडस्ट्री से हूँ, एफएमसीजी से हूँ, मेरा साबुन का तेल कोविड के अंदर 38-40 रुपए किलो था, आज मैं 76 रुपए किलो तेल खरीद रहा हूँ। तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया तो क्या बड़ी बात हो गई सर? अगर अपनी चीज को महंगी करके जीएसटी कलेक्शन बढ़ा रहे हैं तो उससे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, उससे तो एमएसएमई चलेगी नहीं। उल्टा एमएसएमई में जो महंगाई बढ़ी उसकी वजह से हमारा पैकिंग मटेरियल और हमारा रॉ मटेरियल और हमारा आयरन स्टील जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज करते हैं, रियल एस्टेट में यूज करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग में यूज करते हैं, वो सारी की सारी चीजें महंगी होने की वजह से जीएसटी तो मिल गया, लेकिन हम काम नहीं कर सकते क्योंकि उतना माल हमारा फिनिश गुड्स का नहीं बढ़ेगा। तो जीएसटी कलेक्शन से विकास की दर को नहीं जोड़ा जा सकता, विकास नहीं देखा जा सकता। सर एक बात मैं आपसे कहता हूं, आपने एक बात अभी पूछी अरुण जी से कि ऐसी आपकी क्या आशा थी जो पूरी नहीं हुई सेंट्रल बजट से, एमएसएमई को चाहिए थी। मैं आपको बताता हूं, हमने ये कहा था कि आपने लास्ट बजट में भी जो कंपनियां हैं उनको आपने टैक्स की रेट कम की थी, इस बार भी आपने कंपनियों को सरचार्ज की रेट कम की थी। एमएसएमई सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की फर्में हैं।
हम आज पार्टनरशिप पे 30% फ्लैट रेट से इनकम टैक्स लगता है, आज प्रोप्राइटर पे सारी स्लैब्स 30% के ऊपर है। हमने कहा कि आप 30% हमसे क्यों ले रहे हो? जब एक कंपनी से, एक प्राइवेट लिमिटेड से, एक एलएलपी से अगर आप कम ले रहे हो, आप सेस कम कर रहे हो, तो पार्टनरशिप और एमएसएमई वालों ने क्या बुरा किया? आप उनको भी कम करो, आप बराबर रखो उनको, लेकिन नहीं हुआ। तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल एक बड़ा बहुत कम से कम जो प्रथम दृष्टया बहुत ही तो लॉजिकल एक मांग लग रही है। आपको क्या लगता है, इसमें क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? देखिए, मैं पहले जीएसटी कलेक्शन की ओर लेकर एक चीज क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। ये जो प्रोजेक्शन 1,20,000 करोड़ रुपए या 1.25 लाख करोड़ रुपए का है, इसमें बहुत बड़ा योगदान एक आईटीसी जो ब्लॉक की गई है उसका भी है। आप इस चीज को समझिए, जो कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे था और काफी नीचे चले गया था, वो एकदम से हाइक करके त्योहारी सीजन के बाद 1,25,000 करोड़ या 1,20,000 करोड़ क्यों हुआ, उसके बढ़ने का कारण है, एक रूल है 36 सब रूल 4। वो ये कहता है कि अगर आपने जिससे माल खरीदा है और आपके जो 2B इन्होंने एक फॉर्म अभी कर दिया, वो 11 तारीख को क्लोज हो जाता है, उस फॉर्म में जितनी क्रेडिट है उसका केवल 5% आप एडिशनल ले सकते हैं, बाकी पैसा आपको कैश में जमा कराना पड़ेगा अपनी लाइबिलिटी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को भी समझें। मुझे ये जान के देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि ट्रेड और इंडस्ट्री के लोग इस बारे में कोई बात ही नहीं करते, जबकि उनकी जेब में से कैश पैसा निकल रहा है। वो अच्छी तरह ये चीज समझ रहे हैं कि मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, सामने वाले ने उसका रिटर्न जमा नहीं कराया, तो वो जो पैसा है वो मुझे नहीं मिल रहा है। वो केवल 1 लाख रुपए से, अगर मेरा टोटल क्रेडिट है तो मुझे केवल 1,05,000 रुपए मिल रहा है। मेरी मेरी परचेज में आईटीसी 2 लाख रुपए की है, लेकिन मेरे 2B में 1 लाख रुपए आ रहा है, तो मैं 95,000 रुपए जमा कराने के लिए बाध्य हूँ कैश में। यशस्वी जी, हमारे पास तो 1 मिनट है, मैं ब्रेक पे जाऊंगा। आप मुझे संक्षेप में बताएं, सोमानी जी ने जो कहा कि जीएसटी कलेक्शन इसलिए बढ़ रहा है कि महंगाई बढ़ी है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में हम एमएसएमई वाले लोग हैं, वो कॉर्पोरेट के लेवल प्लेइंग फील्ड में नहीं है। ये सच है क्या? कॉर्पोरेट टैक्स है वो उसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स है वो कम है। तो ये मैं एमएसएमई वो तो आपका वो है ना सर, जो आपका स्टेटस है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा, आप अगर पार्टनरशिप हो तो आपके पास फ्लैट रेट से 30% लगेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिर पार्टनरशिप को भी आप कॉर्पोरेट की जैसे ही टैक्स करो ना। कॉर्पोरेट पहले तो क्या होता था कि एक टाइम ये था कि पहले पार्टनरशिप पे टैक्स कम था, कंपनी पे बराबर ही टैक्स था, बल्कि एक्स्ट्रा इनकम पे ज्यादा टैक्स ज्यादा था। लेकिन अभी की तारीख में उन्होंने धीरे धीरे 2-3 सालों में जो टैक्स है वो कंपनी के ऊपर तो कर दिया कम। लास्ट ईयर भी किया, लास्ट ईयर भी किया, इस बार भी सरचार्ज या सेस वो जो कितने करोड़ की इनकम से ऊपर था वो वाला भी कम किया, 1% के आसपास। तो एमएसएमई को अगर, क्योंकि मैक्सिमम एमएसएमई वाले पार्टनरशिप में है या प्रोप्राइटरशिप में है, प्राइवेट लिमिटेड में थोड़े कम लोग हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में प्रॉब्लम ये है कि कंपनी लॉ बोर्ड की जो फॉर्मेलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप भी जानते हैं कि आज कंपनी लॉ बोर्ड की या जो आरओसी की फॉर्मेलिटीज है वो कितनी ज्यादा है। इसलिए आजकल लोग, आज प्रोफेशनल सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप कंपनी बनाओ या आप प्राइवेट लिमिटेड में जाओ। प्रोफेशनल्स कहते हैं कि आप प्रोप्राइटर में जाओ या पार्टनरशिप में जाओ। आप बताओ यशस्वी जी, ऐसा नहीं है क्या? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। कंप्लायंस इतनी हार्ड है और जो पनिशमेंट्स है वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है और राजस्थान सरकार के बजट से अब कारोबारियों की क्या उम्मीद है। हमारे साथ जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ हैं जगदीश सोमानी जी, अरुण अग्रवाल जी और यशस्वी शर्मा जी। सर, यशस्वी जी, जगदीश जी बोल रहे थे कि कॉर्पोरेट टैक्स कम होता जा रहा है और जो एमएसएमई पे टैक्स है वो बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा संक्षेप में थोड़ा समझाएं और उसके बाद फिर हम राजस्थान के बजट की चर्चा करें जी। देखिए, इसको ये कहना कि एमएसएमई पे टैक्स ज़्यादा है, कंपनी पे कम है, मैं उससे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है वो कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज नहीं है।
स्ट्रक्चर जो है वो पर्सन वाइज है। अब सोमानी जी जो बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्सेस आप 25% है, और मोस्टली ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि मोस्टली जो एमएसएमईज हैं वो या तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में चल रही है या मैक्स टू मैक्स प्राइवेट पार्टनरशिप में चल रही है। अब आप अगर प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं तो आपका टैक्सेशन का जो प्रारूप है वो स्लैब वाइज लगता है, जो स्लैब्स बनाई हुई है उन हिसाब से आपकी रेट ऑफ टैक्स आपकी इनकम पे लगती है। लेकिन जैसे ही आप पार्टनरशिप में जाते हैं तो आपके ऊपर फ्लैट 30% रेट आ जाती है, जो आपका नेट प्रॉफिट बचता है उसके ऊपर। सोमानी जी शायद जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि पार्टनरशिप फर्म पे तो 30% टैक्स लग रहा है, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उस पर 25% टैक्स लग रहा है सारे डिडक्शंस लेने के बाद नेट प्रॉफिट के ऊपर। मेरा इसमें ये मानना है कि हाँ, पिछले कई सालों में हमने कॉर्पोरेट्स की तरफ सरकार का रुझान इन टर्म्स ऑफ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो टैक्सेशन रिलीफ की बात हो, तो उस सेक्टर को वो रुझान सरकार का उस तरफ देखने को मिला है। लेकिन इसको ये कहना है कि एमएसएमई सेक्टर पे टैक्स ज़्यादा है और कॉर्पोरेट सेक्टर पे कम है, मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया ये एक पर्सन वाइज टैक्स लग रहा है। इनकम टैक्स जो है उसका, अगर कोई इंडस्ट्री छोटी है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो 25% टैक्स लगेगा अगर उसने प्राइवेट लिमिटेड बना रखी है। बिल्कुल समझ गया। तो ये टैक्सेशन को उससे जोड़ के देखना मेरे हिसाब से कुछ हद तक ठीक नहीं है। अरुण जी, अब जैसा कि आप मिलके आए हैं आज मुख्यमंत्री से, तो क्या मुख्य रूप से मांगे हैं आपके बजट से? स्पेशली एमनेस्टी स्कीम के बारे में बताएं कि किस तरह की एमनेस्टी स्कीम आप चाहते हैं टैक्स के बारे में। देखिए, ये एमनेस्टी स्कीम जो पिछले 2 साल 3 साल, आज जीएसटी को लगे 3.5 साल से ऊपर हो गए। ऐसे में बैठ के जितने मैटर इतने पेंडिंग है, बैठ सी फॉर्म, डी फॉर्म, बैठ 15 फॉर्म, इस तरह के कई मैटर है। उसके लिए पिछले बजट में भी माननीय मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री के जो बजट पेश किए थे उस समय भी घोषणा किए थे कि हम एमनेस्टी स्कीम ला रहे हैं। लेकिन चूंकि एमनेस्टी स्कीम साल भर हो गया, नहीं आई, फिर कोरोना काल चला गया। आज हमने मुख्यमंत्री जी से पुरजोर मांग की है कि ये शायद एमनेस्टी स्कीम लास्ट स्कीम होगी आपकी भेंट के लिए, तो इसको इस तरह की स्कीम लाए कि इसको खाली भेंट के ऊपर न करके इसमें एंट्री टैक्स भी लाए, इंटरटेनमेंट टैक्स भी लाए, और भी जितने ये स्टेट के मैटर हैं उनकी सबकी आप एमनेस्टी स्कीम ला के साथ में इसको टाइम लिमिट भी बढ़ा के रखिएगा। 31 दिसंबर 2021 तक की हमने मांगे। कारण यदि आप एमनेस्टी स्कीम को 3 महीना के लिए ला देते हैं तो 3 महीना में एमनेस्टी स्कीम को समझने में, करने में, कागज तैयार करने में उसमें टाइम लग जाता है। तो ऐसे में हमने मांग की है और मुख्यमंत्री जी ने काफी इसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बात सुनी और हमको एश्योर भी किया। अपने एमनेस्टी स्कीम की बात चल रही थी अभी, उसके बाद हमने एक बहुत बड़ी मांग और की है कि इंडिया के में आज ई वे बिल की लिमिट जो है 5 स्टेट में 1 लाख रुपया है, जबकि जीएसटी का 1 नेशन 1 टैक्स था। तो ई वे बिल की लिमिट का भी आज हमने मांग करके आया है। राजस्थान में आज 50,000 है, जबकि महाराष्ट्र, एमपी, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, इस तरह 5 स्टेट में 1 लाख रुपया इंटर स्टेट ई वे बिल की लिमिट है। तो वो हमने बहुत जोर से उस बात को कह के आया हूं कि जिससे राजस्थान में भी 1 लाख लिमिट हो इस कोरोना काल में, और सारे इंडिया में 1 लाख हो जाए तो ज्यादा अत्युत्तम होगा। तो ये हमने किया। इसके सोमानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एमनेस्टी स्कीम अगर मैं सही हूं तो लगभग 15 साल पुरानी मांगे हैं जो टैक्स की मांगे हैं आप लोगों की बैठ सी। तो क्या ऐसे एक गलत परंपरा की शुरुआत नहीं होगी कि आप पहले टैक्स नहीं देंगे फिर कहेंगे हमें एमनेस्टी दीजिए? आपको लगता है ठीक होगा ऐसा? नहीं सर, मेरा ये कहना है कि एमनेस्टी जो स्कीम है वो हमने क्या बोला, हमने बोला जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने विवाद से विश्वास से वो जो विवाद वाली स्कीम निकाली है, उसी तरह में इस एमनेस्टी में क्या प्रॉब्लम है कि जो वैट के टाइम सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम से या किसी और वजह से जो मिसमैच पेंडिंग है या कोई गलत डिमांड खड़ी कर दी, वो बिफोर द कोर्ट है और उसके अंदर डिपार्टमेंट अपील में चले गए या पार्टी अपील में चली गई। इस तरह के जो सी फॉरम, डी फॉरम, वैट 15 लोगों के पास पड़े हैं जो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या जिनको डिपार्टमेंट से लेने थे लेकिन वैट खत्म होने से डिपार्टमेंट से वो इशू नहीं हो पाए, और कई तरह के मैटर जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी वैट में परचेजर की कर दी कि जो खरीद रहा है, जो माल खरीद रहा है उसी पे अकाउंटेबिलिटी डाल के जो डिमांडें खड़ी कर दी। इस तरह के जो डिस्प्यूटेड मैटर है, ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल टैक्स वो नहीं लेंगे,
अभी भी एमएनएसटी में वो ओरिजिनल टैक्स तो लेंगे ही लेंगे ना। बात ये हो रही है कि जिस वजह से वो लेट हो गए थे, हमने ये बोला कि आप इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ कर दीजिए। तो जो केस ऑलरेडी आपका चल मतलब रहे है, हैं, अच्छा आपका मतलब है कि टैक्स की माफी नहीं है इसमें, सिर्फ ब्याज की, और ब्याज के बाद ब्याज, बताएं। पेनल्टी और इसके अलावा किसी तरह का कोई चार्जेज या लेवी गवर्नमेंट के अंदर लगा दी है, उस पे हमने माफी मांगी है। टैक्स तो फिर भी लेंगे, वो एमएनएसटी में जीरो थोड़ी कर रहे हैं उसको। अच्छा, लेकिन उससे कम से कम 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए की पेंडिंग पड़ी हुई है, जो मिसमैच की डिमांडें हैं, जो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से जनरेट हुई थी, जिसमें वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, सामने वाली पार्टियां बिना वेट जमाए कराए भाग गई, डिपार्टमेंट ने उसको डिमांड निकाल दिया। जीएसटी में भी क्या हो रहा है, जीएसटी में भी परचेजर को अकाउंटेबिलिटी दे रखी है। परचेजर की जिम्मेदारी है कि जिसने खरीदने वाले को कि जो माल बेचा है, जिसने जीएसटी लगा के उसने नहीं जमा कराई, तो आप जमा कराओ। अब पहले हम अपना टैक्स जमा कराएं, उसका भी कराएं, फिर वो 36/4 के अंदर 11 तारीख के बाद में वो पॉपअप नहीं करेगा, फिर वो टैक्स भी जमा कराएं, फिर महंगाई भी हम ही भुगते हैं और सरकार को 1.25 लाख करोड़ भी हम ही दें। तो हम तो देंगे ही सर, हम तो मना कर ही नहीं रहे, पर फिर भी कुछ तो सुनो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। एसओसी जी थोड़ा सा संक्षेप में समझाएं कि ये जो टैक्स की मांग है वो कितने की है, ओवरऑल कितना लगता है आपको, कितने हजार करोड़ की होगी, कितने 100 करोड़ की होगी, और कितनी आपको लगता है कि सरकार इसको गंभीरता से सुन रही है कि सरकार जो है ना, जैसे हम एक मुख्यमंत्री होता है कि हाँ चलो आपकी बात सुन लेते हैं, उस पर गौर भी कर रही है कि नहीं कर रही है, कितनी लॉजिकल है मांग है? मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ स्वतंत्र जी। जैसे आज मुख्यमंत्री महोदय की जो मीटिंग हुई उसमें हमने ये सुझाव दिए कि एमनेस्टी, इसके पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी मीटिंग करी है, कमर्शियल टैक्सेस कमिश्नर ने भी मीटिंग करी है, हम लोगों ने उसमें भी ये सुझाव दिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री महोदय को हम लिखित में सुझाव दे के आए हैं मीटिंग में जाके कि ये पहले तो मैं आपको दो चीज़ से ब्रीफ कर देता हूँ। पहला जो आपने कहा कि डिमांड्स आज की तारीख में करीब 1800 करोड़ रुपए की डिमांड है, जो डिस्प्यूट में इस कारण से या उस कारण से, इस कारण या उस कारण का मतलब है कि या तो वो आईटीसी मिसमैच की डिमांड है, या एंटीविजन की इंटरेस्ट पेनल्टी की डिमांड है, या आपके जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं, सी फॉर्म एफ फॉर्म है, उनकी डिमांड्स हैं, जो ये या फोर्थ जो क्लासिफिकेशन की डिमांड है, और फिफ्थ जो आईटीसी से रिलेटेड जो पैसा जमा नहीं कराने की वजह से डिमांड है, जो मेरे सुमानी जी ने भी बताया। इन सब डिमांड्स के लिए स्वतंत्र जी एक एमनेस्टी टोटल कितना होगा, कितने पैसे की होगी डिमांड, कितने पैसे की डिमांड है? करीब 1800 करोड़ रुपए का एक पूरा चंक है जो इन सब डिमांड्स। कितने साल की है, कितने साल की है लंबित? स्वतंत्र जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2006-7 में जब से वैट आया था, डिमांड्स इसके पहले भी करी है, और टाइम एंड अगेन अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो एमनेस्टी स्कीम्स आती रही हैं टाइम एंड अगेन इन डिमांड्स को खत्म करने के लिए। यहाँ पे एक चीज जो हमने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया वो ये किया कि आप अगर इतिहास देखेंगे एमनेस्टी स्कीम्स का, तो उनका हश्र कोई उतना बढ़िया नहीं हुआ जितना सरकार ने उम्मीद की थी। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि दो तरीके की रेवेन्यू होती है। एक रेवेन्यू होती है जो ओरिजिनल रेवेन्यू है इंटरेस्ट टैक्स की, दूसरा है उसकी कॉन्सिक्वेंशियल रेवेन्यू होती है जो टैक्स और पेनल्टी और ब्याज के रूप में आती है। जहां तक एमनेस्टी का सवाल है, ये होता है कि ये इंटरेस्ट का इतना अमाउंट वेव कर देते हैं, पेनल्टी का इतना अमाउंट वेव कर देते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझने की यहाँ पे है कि ये वैट की आखिरी एमनेस्टी स्कीम होगी, और इसमें से जितना पैसा सरकार ले ले, जितना पैसा सरकार के पास कलेक्शन आ जाए उतना बेहतर है। इसके लिए हमारा सुझाव ये था कि आप इंटरेस्ट और पेनल्टी को तो 100% वेव करें, और आप अगर 2 साल पहले जाएंगे 2019 में एक सर्विस टैक्स की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम आई थी, सबका विश्वास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम 2019, उसमें उन्होंने कुछ केसेस के अंदर टैक्स तक का 70% ऑफ द टैक्स का वेवर उस स्कीम के अंदर था। तो हमारा स्पेसिफिक जो सजेशन सीएम साहब को आज था वो यही था कि आपको वो कॉन्सिक्वेंशियल रेवेन्यू तो फॉरगो करनी पड़ेगी, साथ के अंदर जो ओरिजिनल आपका टैक्स का अमाउंट है अगर आप उसमें भी कुछ रियायत देंगे तो काफ़ी हद तक जो ये डिमांड्स हैं वो आपकी कम होगी, और गवर्नमेंट को जो कलेक्शन गवर्नमेंट को होगा वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़, एमनेस्टी स्कीम के बारे में जो हमारी तरफ से पुरजोर
सजेशन दिए गए, उसमें सबसे बड़ा सजेशन ये था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। दूसरा जो सजेशन हमारी तरफ से गया कि इसकी जो ड्राफ्टिंग है एमनेस्टी स्कीम की, वो ड्राफ्टिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप जब धरातल पे जाके डिपार्टमेंट में जाके कुछ आप उसको पेपर्स फाइल करते हैं या ऑनलाइन आप उसको फाइल करते हैं तो उसमें कोई लैकुना रह जाए। क्योंकि व्यापारी जब ये इंटेंशन रखता है कि मुझे मेरी डिमांड्स क्लियर करानी है, तो इट शुड बी वेरी क्लियर, इट शुड बी वेरी क्लियरली रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो हमने ये भी निवेदन किया कि साहब उसका आप जो ड्राफ्टिंग करें उसमें ट्रेड को भी साथ में रखें और प्रोफेशनल्स को भी साथ में रखें, ताकि एक फील्ड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे कैसे काम करना है वो सामने आए। इसके बाद जो ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं इनकी तारीख बीत चुकी है, सी फॉर्म एफ फॉर्म जमा कराने की तारीख निकल चुकी है। उसके लिए हमारा सजेशन सरकार को आज ये दिया गया कि साहब आप जो डिक्लेरेशन फॉर्म्स है इसकी तारीख आप 30 जून करिए, और जो एमनेस्टी स्कीम आप लाने की बात कर रहे हैं उसको कम से कम 6 महीने आगे तक रखें, ताकि हम डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराएं जितने भी हमारे पास आ चुके हैं, और उससे जो डिमांड कम होती है उसके बाद बची हुई डिमांड को हम एमनेस्टी की योजना में लेके जा सकें। तो ये कलेक्टिवली एफर्ट से एमनेस्टी जो स्कीम आनी है, और मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल इट इज ऑन दी वर्ड्स कि ये इस बजट में इनको करना ही है, क्योंकि 2 साल से 3 साल से ये बातें हो रही है कि एमनेस्टी आने वाली है। उसको सफल बनाने के लिए इन सब बातों को किसी भी सूरत के अंदर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये हमारी तरफ से एमनेस्टी स्कीम के लिए आज राय दी गई। एक चीज मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, ट्रेड और इंडस्ट्री को ये चीज वाकई में समझनी पड़ेगी कि जो पुरानी डिमांड्स आईटीसी से मिसमैच की वजह से खड़ी हुई है अक्रॉस दी कंट्री, अगर आप पिछले 3 साल में देख लेंगे तो जीएसटी के अंदर उससे कई गुना जो मिसमैच है वो ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। हमने मुख्यमंत्री महोदय से ये भी निवेदन किया कि उनके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सजेशन जाए कि आप 3 साल की कम से कम जीएसटी की एमनेस्टी स्कीम भी साथ में निकाल दें, ताकि यहाँ जो पिछले 3 साल के अंदर जो भी गलतियां हुई है वो बोनाफाइड मिस्टेक्स मैं उनको बोलूंगा, क्योंकि नया कानून था, किसी को समझ में आ नहीं रहा था, उस वक्त रिटर्न्स में भी कई प्रॉब्लम्स गई हैं, तो उन पे जो भी उन पे कोएर्सिव एक्शन लेने की बजाय एक बार एक शुरू के पीरियड के लिए एक एमनेस्टी वहां भी लाई जाए। अरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि कोविड के दौरान आप लोगों की स्थितियां विषम हुई हैं, लेकिन सरकार की भी स्थितियां विषम हुई हैं, तो आपको लगता है कि सरकार इस मुश्किल दौर में जब खुद भी सरकार संसाधन की कमी से जूझ रही है, तो आपके 1800 करोड़ की जो डिमांड है वो एमनेस्टी के लिए विचार करेगी गंभीरता से? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये इतने मैटर डिस्प्यूटेड पड़े, इससे निश्चित रूप से रेवेन्यू भी आएगी सरकार को। इस कोरोना काल में रेवेन्यू का भी सेट माइनस हुआ है सरकार को, तो ऐसे में करोड़ों की रेवेन्यू सरकार को अर्जित होगी। यही बात मैंने आज मुख्यमंत्री जी को अपने बात में कहना समझाने की भी कोशिश की। इसके साथ हमें आपको ये मौका होगा, लेबर सेस जो 2009 से लग गया था और पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का ये था, और आज लोगों को उस समय मालूम नहीं था, अब साल 1.5 साल 2 साल से नोटिस आने चालू हुई है इंटरेस्ट पेनल्टी। हमने उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अपील की है, और आज पुनः स्टेट गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून है लेबर से, तो हमने ये भी मांग की है कि वहां सेंट्रल में बात करके इसकी भी एमनेस्टी स्कीम लागे। कारण ये कोर्ट कचहरी में चलते रहेंगे, कई वर्षों तक केस चलते रहते हैं, रेवेन्यू भी नहीं आती है सरकार को, और इंटरप्रेन्योर भी परेशान होते हैं। तो एमनेस्टी स्कीम लाके लेबर सेस में भी इसको समाप्त किया जाए। साथ ही आज हमने एक बड़ी मांग की है स्टेट गवरमेंट से कि सोलर पर 31/12/2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो उसमें कमानी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको किस तरह की मतलब आपको क्यों लगता है कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात मानेंगे? क्योंकि जैसे आप संसाधन की कमी से जूझ रहे हैं, सरकार भी संसाधन की कमी से जूझ रही है, तो क्यों आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आपकी बात मानेंगे इस दौर में? देखिए साहब, मुख्यमंत्री जी को तो माननी है ये बात, क्योंकि ऑलरेडी इस मैटर पे जब एसीएस फाइनेंस ने मीटिंग ली, उसके बाद में कमिश्नर अभिषेक भगतिया जी ने मीटिंग ली, और आज मेरे हिसाब से जितने जनों को सीएम की मीटिंग में बोलने का मौका मिला, हर आदमी ने वेट एमनेस्टी के लिए बोला। सरकार ऑलरेडी इसको प्लान बना चुकी है। वो ये सोच रही है सरकार कि हम किस तरह से इसको लेके आए कि दोबारा इसके अंदर कोई करेक्शन नहीं हो, क्रिस्टल क्लियर हो, जैसा यशस्वी जी ने बोला, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सरकार को नुकसान इसलिए नहीं है
क्योंकि इन केसों को मेंटेन करने के लिए सरकार को दुनिया भर की लीगल फीस पेमेंट करनी पड़ रही है, स्टाफ को जो उसके केसेस के पेपर्स है वो संभाल के रखने पड़ रहे हैं। आज उनका जो संसाधन लगे हुए हैं इन केसों को मेंटेन करने में, वो सारी की सारी मैन पावर फ्री होगी, मॉनिटरी सरकार को बेनिफिट होगा, जितने इनके लीगल टर्म्स में प्रॉब्लम्स खड़ी है वो होगी। तो इसकी कोई वजह ही नहीं बनती। और अगर अब नहीं आएगी तो फिर ये वैट की स्कीम मुझे नहीं लगता कि ये आगे अगले साल आएगी, अगर अभी नहीं आई तो। यशस्वी जी, अगर आएगी भी तो आपको लगता है किस फॉर्म में आएगी? मतलब क्या आप जो जिस तरह से चाहते हैं, जितनी बड़ी स्कीम, जिस तरह के आप सेस के बारे में, जीएसटी के बारे में, तमाम सारी आपको जो आप किस फॉर्म में आ सकती है? देखिए स्वतंत्र जी, पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि एमनेस्टी स्कीम कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। जैसा आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि ये एक नेगेटिव साइड में जा रही है, ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को समझें कि वो जो डिमांड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछले कई वर्षों से खड़ी हुई है, उसको डिपार्टमेंट किसी भी सूरत में रिकवर नहीं कर पाया है। अगर वो रिकवरेबल डिमांड्स होती तो डिपार्टमेंट पहले ही उसको रिकवर कर लेता। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की जरूरत है कि ये जो व्यापारियों को अगर राहत मिलेगी तो इसमें पैसा सरकार के पास भी आएगा। अगर आप मान लीजिए कि 1800 करोड़ अगर अपन डिमांड का एक बार मान लेते हैं, तो उसमें से अगर 800 करोड़ रुपए आप व्यापारियों के छोड़ भी देते हो तो भी आपको 1000 करोड़ की रेवेन्यू सरकार को इससे मिलेगी। तो इसको नेगेटिव सेंस में लेके जाने की जरूरत नहीं है। और ये पहली बार नहीं है, वेवर सेल टैक्स के अंदर काफी साल से होते आ रहे हैं। तो मेरा, और दूसरा जो क्वेश्चन आपने पूछा कि किस फॉर्म में आनी चाहिए, मैं एक स्ट्रांगली बिलीवर इस चीज का हूँ कि अगर आप किसी आदमी को कोई चीज देते हैं तो वो चीज दुगनी होकर आपके पास वापस आती है। इसमें आप ये मान लें कि अगर आप ये जो आपके व्यापार बिजनेस है, अगर आप उसको कुछ देंगे तो रिवर्स में आपके पास भी पैसा आएगा। मैं 100% ये बात, अरुण जी भी इस बात को एग्री करेंगे और सोमानी जी भी करेंगे कि व्यापारी कभी भी टैक्स की चोरी नहीं करना चाहता है। वो ये चाहता है कि वो उसके साथ जो पेनल्टी या इंटरेस्ट उसके ऊपर लग रहा है, एटलीस्ट बोनाफाइडली अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसकी सजा इतनी कड़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो टैक्स का पेमेंट करने के लिए व्यापारी कभी भी प्रॉब्लमेटिक स्थिति में नहीं होता है, वो विलिंगली टैक्स का पेमेंट करना चाहता है। आप अगर एमनेस्टी लेके आते हैं, उसमें ब्याज और टैक्स इंटरेस्ट की अगर छूट देते हैं, और मान लीजिए अगर 10% 15% अगर आप टैक्स का भी वेव कर देते हैं, तो अरुण जी ने सरकार के लिए इसमें विन अरुण जी ने एक ईवी बिल वाली बात, ईवी बिल का मुद्दा भी उठाया है। यशस्वी जी, अरुण जी ने ईवी बिल का मुद्दा भी उठाया है। ईवी बिल का मुद्दा थोड़ा समझाएं। ईवे बिल में स्वतंत्र जी, अभी आज क्या हो रहा है कि अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा की टैक्सेबल वैल्यू का अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं किसी ट्रांसपोर्टेशन मोड के थ्रू, तो आपको ईवे बिल जनरेट करना पड़ता है। और वो ईवे बिल पहले 200 किलोमीटर पर डे के हिसाब से उसकी वैलिडिटी रहती थी, अब उसको घटा के 100 किलोमीटर कर दिया गया। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो ये है कि 50,000 रुपीज की लिमिट बहुत कम है आज की बिजनेस ट्रेंड को देखते हुए। दूसरी चीज जो इसका एक रूल है 138, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप 24 घंटे के अंदर अगर आपको कोई ईवे बिल कैंसिल करना है तो आपको 24 घंटे के अंदर उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब जनरली क्या होता है कि 24 घंटे इतना शॉर्ट ड्यूरेशन है कि दो आदमियों के आपस में कम्युनिकेशन में टाइम निकल जाता है। और कई मतलब केसेस ऐसे मेरे पास भी हैं, मैंने देखे भी हैं कि उसमें 24 घंटे में अगर उसका कैंसिलेशन नहीं हुआ तो वो किसी न किसी तरीके से डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें प्रॉब्लमेटिक स्थिति खड़ी हो जाती है। तो हमारा आज सुझाव जो हमने मुख्यमंत्री महोदय को दिया वो भी यही कहा कि साहब आप काउंसिल में ये मैटर उठाइए और उसमें कम से कम 72 घंटे का तो लिमिट करें कि 72 घंटे, कम से कम 72 घंटे के अंदर आप इसको ईवे बिल को कैंसिलेशन की सुविधाएं दें। स्वतंत्र जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि प्रोफेशनल जो है वो सरकार और बिजनेस के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, और ये आईटीसी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं ये अहम मुद्दे हैं आज की तारीख में, क्योंकि ये डायरेक्टली ट्रेड और इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है, और उसमें कुछ अगर दाएं बाएं होता है तो इंडस्ट्री बुरी तरीके से हैम्पर होती है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, क्योंकि वो टैक्स है जो व्यापारी को ग्राहक से लेकर सरकार को देना होता है। अगर उसने किसी कारणवश वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाया तो ये उसकी पर्सनल लायबिलिटी बन जाती है। इसलिए इस चीज को, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड चीज को बहुत माइन्यूटली सरकार को भी समझना पड़ेगा और ट्रेड और अरुण जी, अभी तक सरकार ने जितनी एमनेस्टी स्कीम लाई है उसके बारे में आपका अनुभव कैसा रहा? आपने काफी एमनेस्टी स्कीम देखी होगी,
तो नहीं, एमनेस्टी स्कीम कोई भी आए, अभी एसोसिएशन जी बोल रहे थे, उसमें न तो सरकार को कोई नुकसान है, न हम व्यापारी इंडस्ट्री को कोई नुकसान है। कुछ ना कुछ फायदा सभी को होता है, क्योंकि व्यापारियों की मंशा साफ है, वो कोई टैक्स नहीं बचाना चाह रहा है, लेकिन वो लिटिगेशन में चल जाते हैं। उसके कारण गवर्नमेंट के कितने एम्प्लॉय लगे हुए हैं उस लिटिगेशन को संभालने में, और व्यापारी परेशान रहता है, उसके भी खाते पेंडिंग पड़े रहते हैं, उनके अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट चलता रहता है। तो ऐसे में निश्चित रूप से एमनेस्टी तो कोई भी आएगी, वो दोनों पक्ष को फायदा देके जाएगी। सोमानी जी, अभी तक आपकी जो एमनेस्टी स्कीम आई है पहले, इसके पहले, उसका अनुभव कैसा रहा है? और आपको क्या लगता है, स्कीम सच में तो 1800 करोड़ की होगी, या उससे लगता है आपको कि 500 करोड़ छोटी सी स्कीम होगी? क्या 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 आपका अनुमान है? नहीं, अगर स्कीम आएगी तो वृहद रूप से ही आएगी, क्योंकि वृहद रूप से इसलिए आएगी क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये एमएनएसटी तो आज किसमें नहीं आई? स्टैंप ड्यूटी में रेगुलर एमएनएसटी आती है, नगर निगम के चार्जेज में एमएनएसटी आती है, आज रिको के सर्विस चार्जेज के लिए एमएनएसटी आती है। एमएनएसटी तो ट्रेंड है साहब। मैं तो कहता हूं ये तो वो पैसा है जिनका हमारा पैसा डूब गया तो भी हम उसका वेट जमा करा रहे हैं। जिन्होंने सी फॉर्म डी फॉर्म नहीं दिए, कंपनी बंद करके भाग गए, उनका भी टैक्स हम जमा करा रहे हैं। आप हमारी ये देखो, वो फार्मर्स का कितना कर्जा सरकार माफ कर देती है। हम माफ भी नहीं कर रहे, हम तो टैक्स भी दे रहे हैं, डूब गए तो भी टैक्स दे रहे हैं। और वहां पे तो फ्री में माफ हो जाते हैं, फिर 50,000 की स्कीम बनती है, फिर लोन बढ़ते हैं, फिर माफ हो जाते हैं। तो इसलिए व्यापारी तो दूध देती गाय है और उससे सरकार को फायदा है, इसलिए स्कीम तो वृहद रूप से ही आएगी और आती रही है, हर सेक्टर में आई है और इसमें भी आएगी। तो उद्योग व्यापार जगत इसका स्वागत करेगा। शशि जी, थोड़ा संक्षेप में समझाएं कि पुरानी जो स्कीम आई है, उसके स्कीम से जो नई स्कीम आप लोग उम्मीद मांग कर रहे हैं, वो कुछ अलग होगी या उसी तरह की एक और स्कीम होगी? नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ स्वतंत्र जी, अगर ये स्कीम पुरानी स्कीम की जैसी आई तो मुझे कोई संशय नहीं है कि ये बिल्कुल उस वैसा ही उसका हश्र होगा जैसा पुरानी स्कीम्स का होता है। मैंने पहले भी ये चीज़ कही कि जब एमनेस्टी स्कीम पुरानी आई थी उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि साहब हम पेनल्टी का 50% दे देंगे, आपको ब्याज का 20% छूट दे देंगे। आज की तारीख में जब बिजनेस सिनारियो बिल्कुल बदल चुका है, बिजनेस बुरी तरीके से हैम्पर हो चुके हैं, उस वक्त अगर आप व्यापारी से ये कहेंगे कि मुझे ब्याज का 80% दे दो, मुझे पेनल्टी का 50% दे दो, तो आप भूल जाइए, कोई भी ये पैसा जमा कराने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात जो अभी सोमानी जी ने भी कही कि भाई कोई पैसा लेके भाग गया, किसी के फॉर्म डूब गए, कोई कंपनी बंद हो गई, उसका भी पैसा हम भुगत रहे हैं। तो टू एन एक्सटेंड जो टैक्स की बात है वहां तक तो फिर भी एक आदमी बियर कर लेता है कि मेरा लिटिगेशन खत्म हो रहा है, मैं उस टैक्स का पैसा जमा करा दूं। लेकिन आप उनको अगर ये कहेंगे कि साहब आप पेनल्टी भी जमा कराओ और 50% पेनल्टी का जमा कराओ और 50% आप इंटरेस्ट का जमा कराओ, तो मुझे नहीं लगता कि व्यापारी इस चीज को बहुत हैप्पीली या ओपन हैंडेड इसका स्वागत करेंगे। और ये चीज अभी नहीं, ये चीज पहले भी होती आई है। जब जब एमनेस्टी में ये स्कीमें आई कि आपको 50% पेनल्टी का देंगे या 50% ब्याज का देंगे, वो एमनेस्टी स्कीम अप टू दी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन वो सही नहीं उतर पाई है। तो इस एमनेस्टी स्कीम आपका मतलब है कि एमनेस्टी स्कीम ऐसी आना चाहिए जो 100% आपको माफी की ओर ले जाती हो, उसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। पतन जी, वो करना ही पड़ेगा। हमने स्पेसिफिकली ये आज सीएम साहब के पास ये मांग रखी कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक स्कीम आनी चाहिए कि साहब आपका अगर 150 रुपए पेंडिंग है, जिसमें 50 रुपए आपका टैक्स का है, 50 रुपए इंटरेस्ट का है, 50 रुपए पेनल्टी का है, आपको 100 रुपए तो उसमें लिख के मना करना पड़ेगा कि ये टैक्स और पेनल्टी तो हम आपकी, इंटरेस्ट और पेनल्टी तो हम आपकी 100 वेव कर रहे हैं। और 50% से भी एक केस की ग्रेविटी को देखते हुए कुछ अमाउंट 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए हम टैक्स के भी कम कर रहे हैं। मेरे को लगता है उस स्थिति के अंदर बेटर चांसेस हैं एमनेस्टी स्कीम के सफल हो। अब समय खत्म हो चुका है। उम्मीद करना चाहिए कि जो आप लोगों ने जो मांग की है कि एमनेस्टी, एक साफ सुथरी एमनेस्टी स्कीम आएगी और आप लोगों की जो पेंडिंग डिमांड है। जी सर, संक्षेप में बिल्कुल एक आधा मिनट में बात करें अपनी। मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यापारी तो रोज ही एमएनएसटी लाता है, जब उसके पैसे डूब जाते हैं तो रोज ही सेटलमेंट करता है कि यार ठीक है, तू इतने पैसे दे, खत्म कर, ये पन्ना फाड़। बिल्कुल सही बात, व्यापारी तो रोज ही एमएनएसटी लाता है। सरकार अगर एक एमएनएसटी ले आएगी तो कहाँ नुकसान है? बिल्कुल सही बात है। व्यापारियों से सीखे सरकार, और व्यापारी आके सरकार का जो कर संग्रह करते हैं, तो सरकार को व्यापारियों से सीखना चाहिए। और उनकी और इस दौर में अगर हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे तो सरकार कब करेगी? आप लोग सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभारी। पत्रिका टीवी में आप लोगों ने इतना समय दिया। नमस्कार।